और उसका कारण है कि भारत में सदैव से शास्त्रार्थ की परंपरा रही है। विद्वान आचार्य अपने सिद्धांतों को तथ्य तर्क की कसौटी पर स्वयं भी कसते हैं और अन्य विद्वान भी उन्हें चुनौती देते हैं। शंकराचार्य तक को चुनौती दी गई, मंडन मिश्र को चुनौती दी गई, सामान्य घर की महिलाओं ने चुनौती दे दी, ताल ठोक ली। ये भारत की परंपरा है। गांधी और गांधीवाद यानी अहिंसा और उनकी असफल राजनीति पर तार्किक चर्चा किसी के लिए असुविधाजनक हो तो ध्यान रहे, भारत की परंपरा है। सैद्धांतिक चुनौती को जबरन रोकना, चुनौती देने वाले को मार डालना तो इब्राहिमिक और साम्यवादी परंपरा है। ये चर्चा इसलिए भी आवश्यक है कि गांधी की मृत्यु हुए 71 वर्ष बीत गए, मगर गांधीवाद अभी तक प्रचलन में है। गांधी द्वारा प्रतिपादित बातें बात बनकर नैरेटिव बनी हुई हैं। आपको ध्यान होगा कि पिछले चुनाव में भोपाल से साध्वी प्रज्ञा चुनाव लड़ रही थी। दिग्विजय सिंह के उस सीट से लड़ रहे थे, उनके खिलाफ किसी व्यक्ति की जरूरत थी, तो भाजपा के लोग और केंद्रीय अधिकारी इतनी महत्वपूर्ण सीट पर किसी को बचकानेपन से तो नहीं तय करेंगे, और भारत से कोई 5000 पार्लियामेंट के टिकट भी नहीं बढ़ते। तो उससे साध्वी प्रज्ञा को लड़ाया गया, तो प्रज्ञा जी का इतिहास न जानते हो, उन्हें न जानते हो, ये संभव नहीं। प्रज्ञा जी से किसी पत्रकार ने, उनका नाम आपको ध्यान होगा, मालेगांव बम विस्फोट में था, हाँ, उसमें किसी पत्रकार ने प्रश्न पूछा नाथुराम गोडसे जी के बारे में, तो उन्होंने कहा मैं निस्संदेह देशभक्त थे। अपनी तरफ से नहीं कहा है, प्रश्न पूछा। इस पर प्रेस ने हंगामा मचाया। वो प्रश्न पूछा ही इसी हिसाब से गया कि था कि उसमें हंगामा हुआ। इसके बाद मोदी जी के सामने ये विषय आया। मोदी जी से प्रश्न नहीं पूछा गया, मोदी जी ने स्वयं कहा कि मैं हृदय से कभी प्रज्ञा जी को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं मोदी जी की अपब्रिंगिंग जानता हूं, हम दोनों एक ही पाठशाला के छात्र हैं। वो मेरे सीनियर में इतना ही अंतर है, हम दोनों संघ की आरएसएस की शाखा के ट्रेंड लोग हैं। वो मुझसे अधिक ट्रेंड है, वो प्रचारक रहे हैं लंबे समय तक, बल्कि अभी भी प्रचारक ही हैं। भाजपा में जो काम कर रहे हैं संघ के लोग, उनमें से एक है। तो उनकी जो अपब्रिंगिंग है और मेरी अपब्रिंगिंग है वो एक ही है। जिन तथ्यों को मैं जानता हूं, उन तथ्यों को मोदी जी ना जाने, ये हो ही नहीं सकता। मगर मोदी जी ने फिर भी ये क्यों कहा? उसका कारण है कि गांधीवाद का नैरेटिव चल रहा है और उसके सामने ताल ठोक के जूझना, अड़ जाना, इसमें अभी संकोच है उनको। मुझे नहीं है, मैं धड़ल्ले से बोलता हूं, मुझसे कोई कहता तो मैं अड़ जाता, मगर उसका कारण ये है कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना, उन्हें सारे भारत का इलेक्शन लड़ाना है। वो नैरेटिव कहीं ना कहीं हानि कर सकता है। इस डर से, इस संकोच से उन्होंने बात नहीं की। तो आइए प्रारंभ करते हैं। गांधी का जीवन दो प्रमुख अवधारणाओं, अहिंसा और ब्रह्मचर्य के घूमा। उनकी जो किताब है उनके सत्य के प्रयोग, वो बेसिकली सत्य के प्रयोग, ब्रह्मचर्य के प्रयोग थे। और ये कुछ दबी छिपी बात नहीं है, पब्लिक डोमेन में है। इनका बड़ा विरोध हुआ था, यहाँ तक कि पटेल ने, यहाँ नेहरू ने, इन सब ने विरोध किया था। डॉक्यूमेंटेड चिट्ठियां लिखी, गांधी ने तर्क दिए उस पर, मगर किसी भी तर्क से वो न तो सहमत कर पाए, न उनके तर्क आज सहमत कर पाते हैं। ये दोनों अवधारणाएं यानी अहिंसा और ब्रह्मचर्य भारत के लिए अपरिचित या नई नहीं है। भारत की मनीषा ने जीवन को जिन 4 भागों में विभक्त किया, वो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है। अहिंसा की दर्शन की जड़ें भी सृष्टि के उषा काल के ग्रंथ वेद के अतिरिक्त जैन और बौद्ध दर्शन में प्रभावी रूप से हैं। भारत की चिति में अहिंसा और ब्रह्मचर्य गहरे हैं, मगर ये दोनों बातें व्यक्तिगत जीवन के लिए हैं, ये राज्य की योजना का अंग नहीं होती। भारतीय मनीषा ने व्यक्ति के शिक्षण के समय को ब्रह्मचर्य में निबद्ध किया। गृहस्थ जीवन बिताने के बाद वानप्रस्थ और संन्यास को भी ब्रह्मचर्य के अंतर्गत रखा, मगर वानप्रस्थ और संन्यास बाध्यता नहीं थी। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र जैसे ऋषि, चक्रवर्ती सम्राट दिलीप, सगर मानधाता राम, योगावतार कृष्ण जैसे अनंत नामों की श्रृंखला है, जिन्होंने जीवन का शिक्षण काल तो ब्रह्मचारी के रूप में गुरुकुल में व्यतीत किया, बाद में सब गृहस्थ हुए। क्या कभी किसी ने इनके ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के बारे में सुना है? बहुत से लोगों के लिए तो ये भी एक अजीब सा होगा कि ब्रह्मचर्य के प्रयोग यानी क्या? ब्रह्मचर्य के प्रयोग राष्ट्र की चिति के विपरीत पहली बार गांधी ने किए।
गांधी ने न केवल स्वयं ब्रह्मचर्य धारण किया बल्कि अपने अनेक साथियों, उनकी पत्नियों, पुत्रियों और बहनों से धारण कराया। फिर ब्रह्मचर्य को परखने के लिए किशोरियों, अंडरलाइन कर रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा, फिर ब्रह्मचर्य को परखने के लिए किशोरियों, तरुणियों के साथ दोनों का साथ साथ नग्न सोना, परस्पर नग्न होकर मालिश कराना, नग्न होकर स्नान करना जैसे भारतीय मनीषा के लिए अटपटे कार्य किए। सृष्टि के उषा काल से ही राष्ट्र के घटक ब्रह्मचर्य धारण करते रहे, मगर ऐसे कार्य कभी किसी ने नहीं किए। और ये आश्चर्यजनक किंतु सत्य है कि ये सारे प्रयोग स्वयं गांधी के साहित्य में हैं। गांधी के पट्ट शिष्य नेहरू, पटेल आदि इनके विरोध में थे। इनकी बाकायदा गांधी से चिट्ठी पत्री हुई, मगर गांधी इन हरकतों का सत्य के प्रयोग कर कर बचाव करते रहे। ये किस तरह सत्य के प्रयोग थे? ब्रह्मचर्य की विचित्र अवधारणा भारतीय मनीषा के लिए तब भी अटपटी थी, आज भी अजीब है। गांधी ने स्वेच्छा से बल्कि जबरदस्ती ब्रह्मचर्य के नितांत निजी अर्थ किए। अहिंसा पर भी उनकी धारणा चित्त के विपरीत थी। भारत के लिए अहिंसा का अर्थ दुष्ट के सामने झुकना नहीं है। गांधी गीता के जिस श्लोक अहिंसा परमो धर्म से अहिंसा की महिमा प्रतिपादित करते हैं, वो एक छोटा सा हिस्सा है। अहिंसा पर भी गांधी की दृष्टि भारतीय मनीषा के विपरीत, बिल्कुल विपरीत थी। गांधी के व्यक्तिगत जीवन में ये रहता तो सहा जा सकता था, मगर इसका परिणाम धर्म और राष्ट्र के लिए बहुत भयानक हुआ। भारतीय मनीषा महाभारत में और मनुस्मृति दोनों में है। यदि राजा प्रजा का रंजन नहीं करता तो प्रजा का धर्म है कि वो राजा का प्राणांत कर दे, उसे जान से मार दे। भारत में अहिंसा का ही मतलब नहीं है कि उद्दंड की, दुष्ट की, उत्पात को सहा जाए। ये भारतीय परंपरा नहीं है, भारत में कभी नहीं रहा और गांधी से पहले था भी नहीं। पहले के जो एपिसोड 3 है उसमें मैंने ये बात बोली है कि गांधी के राजनीति में पदार्पण से पहले हिंदू समाज वीर समाज था। इस्लाम के साथ हमारी मुठभेड़ होती थी, मगर बराबरी से होती थी। ये जो दबंगई और हम पर हावी होने की मनस्थिति है, गांधी और खिलाफत के बाद से आई। ऐतिहासिक घटना और इतिहास पर प्रभाव डालने वाले व्यक्तित्व शून्य से नहीं बनते। उनका बाल्यकाल, किशोरावस्था, उनका तारुण्य उनके जीवन का निर्माण करती है। मुझे कुछ वर्ष पूर्व दैनिक जागरण में छपे एक समाचार का स्मरण आ रहा है। उसके अनुसार साउथ बीज, ये बहुत मशहूर एक नीलामी की संस्था है जो विश्व की बड़ी बड़ी चीज़ों की नीलामी करती है, बड़े बड़े हीरे, पुरानी पेंटिंग्स, ये वो सब। साउथ बीज ने गांधी के साउथ अफ्रीका में उनके प्रगाढ़ मित्र हरमन कलेनबाख को लिखे हुए उनके कई पत्रों को नीलाम किया था। इन पत्रों को तत्कालीन भारत सरकार ने खरीद लिया और संभवतः नष्ट कर दिया। इस विशिष्ट मैत्री प्रसंग को, ये बहुत गंभीर पीस है, इसका ध्यान रखें। इस विशिष्ट मैत्री, जी क्षमा चाहता हूँ, संजय दीक्षित जी जुड़े हैं हमारे यहाँ। स्वागत है प्रभु। ठीक है, प्रणाम प्रणाम स्वीकार करें। ये उन क्या बोल रहा था, इन्होंने बीच में से हाईजैक कर लिया और इस विषय को बोलने नहीं दिया। आज मैं इसको पूरा कर रहा हूँ। इस विशिष्ट मैत्री प्रसंग को जोसेफ लेलीवॉल्ड ने अपनी बहुचर्चित पुस्तक ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया, जो 2011 में छपी है, में लिखा है। ये किताब पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये बहुत उत्पाती विषय था और बड़ा बवाल होने की संभावना थी, अतः उन्होंने इसके प्रमाण एकत्र किए। ये प्रमाण गांधी के स्वयं हरमन कलेनबाख को लिखे गए पत्रों से मिलते हैं। हरमन कलेनबाख ने भी अपने भाई को लिखे पत्रों में गांधी को अंतरंग मित्र कहकर उल्लेख किया है। कलेनबाख अत्यंत धनी, तगड़े बॉडी बिल्डर, एक पेंटिंग सी बन रही है, इमेज बनाएं, और सुदर्शन व्यक्तित्व के स्वामी थे। ये मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि हरमन कलेनबाख ने गांधी को 1100 एकड़ भूमि निःशुल्क दी थी, जिस पर उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म बनाया। आइए इस साउथ अफ्रीका में जो टॉल्स्टॉय फार्म था वो कलेनबाख ने जमीन दी थी। कल्पना करें, कोई 1100 एकड़ जमीन क्यों देगा? कोई तो आधार होगा, कोई तो बात होगी। आइए इस पुस्तक के विवादास्पद प्रसंगों को जाना जाए। ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड his struggle with India claims that the founder of modern India had a sexual relationship with Hermann Kallenbach, a German Jewish bodybuilder, and also made
disparaging remarks about black Africans during his early years in South Africa. गांधी ने जो अफ्रीका के लोग थे उन वहाँ जो काले थे उनके बारे में कुछ ऊट पटांग बातें कही। अभी कुछ साल पहले भारतीय एम्बेसी ने गांधी की मूर्ति लगाने का प्रयास किया, वहाँ के स्थानीय लोगों ने वो मूर्ति तोड़ दी कि ये दुष्ट था, हमारे लिए खराब था। भारत में जिस बताया था ना साउथ अफ्रीका में ये उजाला कर दिया और ऐसी मशाल जला दी और यूं कर दिया, वो बिल्कुल गड़बड़ झाला है। One criticism is Lilivold used the documentary evidence and informed opinion of point of the relationship with Gandhi had developed with a Prussian architect whom the Indian playful boasted as having received physical training at the hands of Sando. Lilivold includes quotes from a letter sent by Gandhi to Kallenbach from London in 1909. 1909 में गांधी जी ने जो पत्र लिखा कलेनबाग को, ये उससे कोट कर रहे हैं। गांधी लिखते हैं कि योर पोर्ट्रेट द ओनली वन स्टैंड्स ऑन माई मेंटल पीस इन द बेडरूम, कि तुम्हारा ये फोटो मेरे मेंटल पीस में बेडरूम में रहती है, अकेली फोटो। द मेंटल पीस इज अपोजिट टू द बेड, वो मेरे बेड के बिल्कुल सामने है। द पर्पज ऑफ विच इज टू शो इट टू यू एंड मी हाउ कंप्लीटली यू हैव टेकन पोजेशन ऑफ माई बॉडी, और ये इसलिए है कि तुम भी समझ सको और मैं भी समझ सकूं कि तुमने मेरे शरीर को किस तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया है। ये गांधी का पत्र है। दिस इज स्लेवरी विद ए वेंजेंस, लेटर द इंडियन गवर्नमेंट बॉट दैट, ये मैं कह ही चुका हूं कि उन्होंने खरीद कर नष्ट कर दी। ही ऑल्सो कोटेड कल्चरल हिस्टोरियंस त्रिदिप सोराट हु सेज गांधी एंड कलेनबाग वर अ कपल, ये एक जोड़ा थे। गांधी जी उस समय क्या कर रहे थे या कलेनबाग क्या कर रहे थे, आपस में कैसे थे, मुद्दा ये नहीं है। राष्ट्र स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है, साथ साथ इस्लाम से जूझ रहा है 1200 वर्ष से। उससे निपटने वाले नेता से हमारी क्या अपेक्षा थी और वो क्या, उसकी निर्मिति क्या थी। एक स्त्रैण व्यक्ति से जो अपने जीवन के बड़े लंबे समय तक ऐसा करता रहा, उससे हम पौरुष की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। मेरे मुंह में खाक, मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि गांधी जी ने कांग्रेस ने राष्ट्र का बाप बना दिया, ऐसे होंगे। मगर ये सत्य है कि गांधी और कलेनबाग एक दूसरे को अपर हाउस और लोअर हाउस कह के पुकारते थे। 4 वर्ष तक एक ही घर में ये अपर हाउस और लोअर हाउस साथ साथ रहे। नाना करते हुए मन में ये विचार तो दबे पाँव सही, पुरुष एक दूसरे को न भूतो न भविष्यति ऐसा संबोधन क्यों देते होंगे। अजीब संबोधन इतिहास में पहले कहीं नहीं मिलता, कम से कम मैंने नहीं पढ़े सुने। आपने सुने हो तो कृपया मुझे ज़रूर बताएं, अभी कमेंट में बताइएगा कि किसी के बारे में आपके मन में अपर हाउस या लोअर हाउस करने का विचार आता है। मैंने कोशिश की, मेरे ध्यान में बिल्कुल भी नहीं आया। मैंने इस तरह से सोच के देखा कि अपने कुछ मित्रों को अपर हाउस या लोअर हाउस सोचा जाए, मगर मेरी बुद्धि स्तब्ध हो गई, बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया, ठंडे पसीने आ गए। होश में लाने के लिए मेरी बीवी ने मुँह पे पानी के छपाके मारे। चलिए मैं असफल हो गया, मगर आप सफल हूँ, आप प्रयास कीजिए और बताइए। बहरहाल अभी केवल इतना ही कि देश के इतने महत्वपूर्ण कालखंड में हमारे कुछ नेताओं की निर्मिति कैसी थी, समाज को उनसे क्या अपेक्षा थी, वो उन अपेक्षाओं पे कितना खरे उतरे और नहीं उतरे तो क्यों नहीं उतरे। गांधी की छवि बहुत सतही किस्म के फिल्मों और गानों से बनाई गई है। ये ध्यान रहे कि कोई भी फिल्म निर्माता पैसा कमाने के लिए पिक्चर बनाता है। पिक्चर बनाते समय उसका जोर सत्य असत्य पर होने की जगह बिकने वाला मॉल तैयार करने पर होता है। इसीलिए इन फिल्मों का कोई एकेडमिक महत्व नहीं होता। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संतू ने कर दिया अखबार, ये एक फिल्म में बेचने का गाना है। इस बात को सुन के इमेज मत बनाइए। रिचर्ड एटनबरो ने गांधी फिल्म बनाई थी जिसमें गांधी का चरित्र बेन किंग्सले ने निभाया था। इसके एक दृश्य में गांधी और कस्तूरबा एक पक्के तालाब के किनारे खड़े हैं और बिना अग्नि के फेरे ले रहे हैं। एक दूसरे की माँ कस्तूरबा और दूसरे बाप बनाया जा रहा है, बापू कहा जा रहा है। एक दूसरे के माँ बाप बने हैं ये दोनों। फेरों में वचन दिए जा रहे हैं, मगर सत्य स्वयं गांधी के वाङ्मय में उपलब्ध है। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संतू ने कर दिया कमाल। सुनकर सिर धुनने से पता ही नहीं चलता कि साबरमती के आश्रम में कस्तूरबा कैसा हाहाकार मचाए रखती थी, और इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार गांधी ही थे। गांधी और कस्तूरबा का दाम्पत्य जीवन बहुत झंझटों से भरा हुआ था और उसके कारण गांधी की अपनी अटपटी सोच थी। वो ऐसे विवाहित व्यक्ति थे जिसकी सोच से एक संभोग पाप है।
विवाहितों को भी एकांत सेवन नहीं करना चाहिए। स्त्री पुरुष के बीच यौन संबंध त्याज्य है, यह अर्थात पति पत्नी को आपस में भाई बहन की तरह रहना चाहिए। एक कोठरी में एक चारपाई पर रहना चाहिए। वो अपने एक लेख में लिखते हैं, परंतु ये गांधी का कोट है, परंतु प्रत्येक पति और पत्नी आज से ही दृढ़ निश्चय कर सकते हैं कि वो रात में कभी एक कमरे या एक बिस्तर का उपयोग नहीं करेंगे और मनुष्य तथा पशु दोनों के लिए निर्धारित प्रजोत्पत्ति के एकमात्र उदात्त हेतु के सिवा एक दूसरे का विषय भोग नहीं करेंगे। पशु इस कानून का पालन निर्बाध रूप से करता है। मनुष्य को चुनाव की छूट होने के से उसने गलत चुनाव करने की भयंकर भूल की है। गांधी की संतति और संयम और संतति नियमन पृष्ठ 107 27/9/1928 को यंग इंडिया में गांधी ने खुद लिखा है। अब गांधी की कुछ और बातें, ये बैकवर्ड की चर्चा आती है, फॉरवर्ड की बातें करता हूँ। 31 वर्ष के गांधी ने अपनी पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया, मगर इसके बावजूद एक संतान के पिता बन गए। 40 वर्ष की आयु में अपने, ये सब गांधी के अपने वांग्मय में उपलब्ध है। 40 वर्ष की आयु में अपने सबसे प्रिय दोस्त हेनरी पोलक की पति मिली पोलक के प्रति अपने शब्दों में एक विशिष्ट आत्मीयता महसूस करने लगे। 41 साल के गांधी 18 साल की मॉड नामक लड़की, जो विदा लेते समय हाथ मिलाने की जगह चुम्बन लेना चाहती थी, से प्रभावित हो गए। उसे अपने आश्रम फीनिक्स ले आए। 48 वर्ष के गांधी, यहाँ थोड़ा स्पष्ट करता चलूँ, जैसे हदीसों में मोहम्मद का सारा चरित्र जीवन लिखा गया है, 150 वर्ष बाद लिखा गया। गांधी इस मायने में अच्छे हैं कि उनका काम पहले हो गया। भारत सरकार ने गांधी क्या लिखा, स्टैंप के पीछे भी अगर कुछ लिखा है, उन सब को इकट्ठा कर दिया है, समग्र इकट्ठा कर दिया है। ये सब कुछ गांधी वाङ्मय में उपलब्ध है। आप चाहेंगे तो मैं पेज नंबर भी दे दूंगा। 48 वर्ष के गांधी सुंदर नीली आंखों वाली 22 वर्ष की डेनिश लड़की एस्थर फेरिंग के मुंहपाश में बन गए। उसे माय डियर हनी चाइल्ड पुकारने लगे, मगर साथ ही माय डियर चाइल्ड को आज रात मुझे सोते समय तुम्हारी बहुत याद आएगी जैसी आत्मीयता भरी बात लिखी। 51 वर्ष के गांधी रविन्द्रनाथ ठाकुर की बहन की पुत्री सरला देवी चौधरी के प्रेम में पड़ गए। उनकी कोठी में ठहरे। उनके पति रामभोज दत्त चौधरी, जो आर्य समाज के लाहौर के प्रतिष्ठित नेता थे और जेल में थे। गांधी ने स्वयं कहा है, सरला देवी चौधरी को अपनी आध्यात्मिक पत्नी माना। इसका क्या मतलब होता है आध्यात्मिक पत्नी? मैंने कोशिश की, मेरी समझ में नहीं आया। और कहा कि सरला देवी चौधरी उनके सपनों में आती हैं। लाहौर में इनकी चर्चा होने लगी। 56 वर्ष की आयु में गांधी 33 वर्ष की मैडलिन स्लेड के प्रेम में पड़ते हैं और उसे अपनी मीरा बना देते हैं। 60 वर्ष की आयु में 18 साल की प्रेमा को प्रेम करने लगते हैं। 64 वर्ष की आयु में 24 साल की अमेरिकन लड़की नीला सीकुक या नीला नागिनी के संपर्क में आविष्कृत होते हैं। 65 साल के बापू 35 वर्ष की जर्मन महिला मार्गरेट स्पीगल को कपड़े पहनना सिखाते हैं। उसे बताते हैं कि मोटी साड़ी के नीचे वो उनकी तरह चड्डी भी पहने तो पर्याप्त है। ये सब गांधी की लिखित चीज़ें हैं। 69 ईयर्स के बापू 18 साल की सुंदर लड़की सुशीला नायर से प्राकृतिक चिकित्सा के नाम पर नग्न होकर मालिश कराते हैं। दोनों नग्न होकर। गांधी का नग्न होना पर्याप्त नहीं था, दोनों का होना आवश्यक था। और उसके साथ स्नान भी करते हैं। स्नान करते समय उनकी आंखें बंद रहती हैं। उन्हें ये भी पता नहीं रहता कि वो स्नान कैसे करती है, नंगी या चड्डी पहनकर। ये गांधी के अपने लिखित सारी चीज़ें हैं। यही सुशीला नायर बाद में गांधी द्वारा इन प्रयोगों में प्राथमिकता न मिलने पर हंगामा खड़ा कर देती। इस विषय पर गांधी के प्रयोगों में उनकी अंतिम सहयात्री रही उनकी पोती मनुबेन की डायरियों में विस्तृत चर्चा है। इन पर इंडिया टुडे में बाकायदा एक तफसील में आर्टिकल आया था। और मनु जो अंतिम समय उनके साथ थी, उनकी पौत्री होती थी, और दूसरी लड़की जो इन ब्रह्मचर्य के प्रयोगों में उस समय गांधी के साथ थी, वो उनकी पौत्र वधू, उनके पोते की पत्नी आभा थी। ये दोनों लड़कियां ब्रह्मचर्य के महात्मा के प्रयोगों में शामिल रही महिलाओं में के बीच जबरदस्त जलन की झलक भी इन डायरियों में मौजूद है। मनुबेन ने 24 फरवरी 1947 को बिहार के हेमचंद में अपनी डायरी में दर्ज किया, आज बापू ने अमतुस्सलाम बेन को एक कड़ा पत्र लिखकर कहा कि उनका जो पत्र मिला उससे जाहिर होता है कि ब्रह्मचर्य के प्रयोग में उनके साथ सम्मिलित न होने से वे कुछ नाराज हैं। मनुबेन ने गांधी के निधन के बाद 5 किताबें लिखी। इनमें से एक लास्ट ग्लिम्पसेस ऑफ बापू में उन्होंने लिखा है काका, यानी गांधी के सबसे छोटे बेटे देवदास,
ने मुझे चेताया कि मैं अपनी डायरी में लिखी गई बातें किसी को न बताऊं। क्यों? सत्य के प्रयोग थे, बताने में क्या दिक्कत थी? क्योंकि इन्हें भी अंदाजा था कि ये सत्य के प्रयोग के नाम पर जो कुछ हो रहा है ये भारतीय मनीषा से स्वीकार नहीं करेगी। अब काका ने मुझे चेताया कि अपनी डायरी में लिखी गई बातें किसी को न बताऊं और महत्वपूर्ण पत्रों में लिखी गई बातों की जानकारी भी न दूं। उन्होंने कहा कि तुम अभी बहुत छोटी हो, पर तुम्हारे पास बहुत कीमती साहित्य है और तुम अभी परिपक्व भी नहीं हो। गांधी जो कुछ कर रहे थे, मनु उनकी पोती थी और लगभग निरक्षर जैसी लड़की थी। गांधी 72 वर्ष की उम्र में नाथूराम गोडसे जी की गोली का शिकार हुए और मनु और आभा की बाहों में झूल गए, वहीं उनके प्राण निकल गए। उसके बाद मनु का क्या होगा? जिसके साथ ये ब्रह्मचर्य के प्रयोग हुए उसकी मानसिकता क्या होगी? उसका जीवन कैसे चलेगा? वो एक टूल की तरह इन लोगों को इस्तेमाल कर रहे थे। 14 वर्ष की थी वो लड़की जब उनके जीवन में आई थी। आज की लड़कियां नहीं हैं, उस काल की महिला है। गांधी ने अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोगों के लिए इनको उपकरण की तरह, जैसे दवाओं के लिए हम बंदर का और चूहों का और गिनी पिग्स का इस्तेमाल करते हैं, गांधी ने इन लोगों का इस्तेमाल किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 25 जनवरी 1947 को लिखे एक पत्र में गांधी से कहा था कि वो ये प्रयोग रोक दें। पटेल ने इसे गांधी की भयंकर भूल बताया, जिससे उनके अनुयायियों को गहरी पीड़ा होती थी। ये पत्र राष्ट्रीय अभिलेखागार में सरदार पटेल के दस्तावेजों में शामिल है। अनेक विद्वानों की राय है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी द्वारा प्रधानमंत्री न बनने के देने के पीछे यही विरोध था। ज्ञातव्य है कि गांधी ने ब्रह्मचर्य के प्रयोगों में को स्वयं सत्य का प्रयोग किया। विश्व इतिहास में ब्रह्मचर्य के ये भूतो न भविष्यति प्रयोग केवल गांधी ने किए। वो इन प्रयोगों के आविष्कारक जनक थे, मगर उनके बाद इस पथ पर चलने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। उनके इन प्रयोगों का विरोध उनके सचिव कांग्रेस के विभिन्न नेताओं ने बहुत जोरदार तरीके से किया। गांधी 72 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य चेक करने के लिए बाल विधवा लीलावती असर, पटियाला के साभ्रांत परिवार की अब्दुल सलाम, कपूरथला राज परिवार की राजकुमारी अमृत कौर, समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती जैसी महिलाओं के साथ ये जानने के लिए परस्पर नग्न होकर सोते हैं कि इस आयु में भी क्या उनमें काम वासना शेष है। 76 साल की आयु में बापू 15 साल की वीणा कंचन आभा को ब्रह्मचर्य के लिए साथ में नंगा सोने के लिए प्रेरित करते हैं, मगर वो लड़कियां ब्रह्मचर्य की जगह सेक्स में रुचि बताती हैं। 77 वर्ष की आयु में गांधी अपनी संबंध की पोती मनु और पौत्र वधु आभा के साथ एक बिस्तर पर उल्लेखित स्थिति में सोते हैं। नोआखाली की ठंडी रातों में परस्पर नग्न होकर एक दूसरे के शरीर को गर्म करते हैं और अंत में इन्हीं दोनों अर्थात पोती मनु और पौत्र वधु आभा, जिनके कंधों पर हाथ रखकर चलते थे और जिन्हें अपनी छड़ियाँ कहते थे, की बाहों में नाथूराम गोडसे जी का शिकार हो जाते हैं। गांधी ने 37 वर्ष की आयु में कस्तूरबा की स्वीकृति सम्मति के बिना ब्रह्मचर्य का व्रत किया। ये विवाहित थे गांधी। इस सब कर्तव्य खुराफात के लिए उन्हें अपनी पत्नी की स्वीकृति जरूरी थी, जो कि इसमें उनका भी हिस्सा था, और गांधी ने उनकी इच्छा नहीं जानी। मगर उसके बाद उनका पूरा जीवन किशोरी से तरुणी बनती महिलाओं लड़कियों के बीच बीता। गांधी ने इनके साथ नग्नावस्था में सोने की बातों को स्वीकार किया, मगर इन संबंधों को बेटी बहन आध्यात्मिक पति बताया। मनु के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि वो उसकी माँ बनने हैं। प्रभु जाने इसका क्या मतलब है। जिस समय देश में बड़े आंदोलन छिड़े थे, जिस भी पैमाने के थे, विभाजन का सारा विप्लव चल रहा था, उस काल में गांधी इन चक्रों में पड़े हुए थे। गांधी जी ने जयप्रकाश जी को और उनकी पत्नी जयप्रकाश नारायण लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उनकी पत्नी प्रभा जी को ब्रह्मचर्य पर प्रयोग धारण करा दिया, और उसके बाद प्रभा जी के साथ ब्रह्मचर्य के प्रयोग शुरू हो गए। अब सारे आश्रम में मार उधम मचा हुआ है, जयप्रकाश अलग तिल मिलाए फिर रहे हैं, कस्तूरबा अलग बवाल काटे में हैं। ये सब कुछ गांधी के जीवन में था। इन प्रयोगों को गांधी किस लिए कर रहे थे, इससे क्या साबित होता है। बार बार जो प्रश्न उठाए गए, लोगों ने चिट्ठियां लिखी कि आप क्या कर रहे हैं। गांधी उसके जवाब में ऊटपटांग बातें करते हैं और वो कहते हैं कि मैं सत्य के प्रयोगों पर दृढ़ रहूंगा। ये सत्य का प्रयोग किस तरफ से था? किसी तरुणी के साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि गांधी के उनसे यौन संबंध थे,
थे या नहीं थे वो जाने, जिसके साथ थे वो जाने, मुझे कुछ नहीं लेना देना। मगर किसी के साथ, किसी तरुणी किशोरी के साथ नग्न सो के सत्य कैसे सिद्ध होगा? और ये कौन सा सत्य है? इवन गांधी की जो अपब्रिंगिंग थी, जो उनकी मानसिकता थी, ये रशियन ग्रुप का जो चर्च है उसको पढ़ के उनका मन बना था, उसमें भी ये सब नहीं होता। ऐसी हरकतें कभी नहीं हुई हैं। भारत में भी कई बार आपको ध्यान होगा कि अमरोहा के पास में एक बड़ा चर्च है, उसमें चर्च की लड़कियां थी, उन पर रेप का केस और उनकी तरफ से रेप की रिपोर्ट लिखाई गई। रेप पर एक स्वाभाविक बात है कि मेडिकल होगा। नन्स ने मना कर दिया, फादर ने कह दिया कि नहीं, ये तो मेडिकल नहीं होगा। तो उनका मेडिकल क्यों नहीं हुआ? इसके बिना साबित कैसे होगा कि रेप हुआ? लामोहाला रहा, उनका मेडिकल हुआ। तो उसमें लिखित रूप में डॉक्टर ने दिया कि ये सेक्स की अभ्यस्त हैं। तो ये जो चर्च भी है उसमें भाई इतना ही है कि पता नहीं लगता है फादर मदर क्या करते हैं, बाकी तो सामान्य बातें हैं वहां भी। और ऐसी बहुत सारी घटनाएं। तो गांधी सिद्ध क्या करना चाहते थे? और गांधी का ही नहीं, ये मामला हमारे पूर्वजों का, हमारा भी है। आखिर गांधी को देश का नेता किसने माना? ऐसी मानसिकता, ऐसी स्तृण मानसिकता से उपजे हुए व्यक्ति से क्या होने वाला था? तो मूल बात ये कहनी थी कि जिससे उस उपद्रव विप्लव के काल से, क्योंकि 1947 में विभाजन नहीं होता और गर्भयुद्ध हो गया होता, परिणाम क्या होता बात की बात है, मगर वो जो अतीत था वो साफ हो गया था। विभाजन हुआ तो विभाजन इसलिए हुआ ना कि इस्लाम ने कहा कि हम भारत में नहीं रहना चाहते, डेमोक्रेसी होगी, हिंदुओं के वोट ज़्यादा हैं, सत्ता हमारे हाथ से छिन जाएगी। तो जो नवाब थे, रजवाड़े थे मुसलमानों के, और मूलतः ये सारे नवाब, सारे रजवाड़े जो उसमें थे, ये शिया थे, उन्होंने ये सारा उत्पात किया था। सुन्नी तो इसके पीछे इनकी पालकी लेकर चले थे। विभाजन हो गया, यानी मेरे भाई ने तय किया कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगा, ठीक है, घर में दीवार खींचिए। तो अब ये तो नहीं हो सकता दीवार खींचने के बाद कि 2 कमरे मेरी तरफ उसके रह जाएंगे, वो कैसे रहेंगे? ट्रांजैक्शन ऑफ पावर। जब विभाजन हो गया तो पॉपुलेशन जो थी, समाज जो था, यहां से भेजना गांधी ने वो नहीं होने दिया, नेहरू ने वो नहीं होने दिया। ये एक भयानक चीज थी। हमने पेमेंट भी कर दिया और डिलीवरी भी नहीं मिली हमें। हमने भुगतान भी किया, विभाजन देश दे दिया, सतोड़ दिया, मगर उसका परिणाम जो भारत में इस्लाम की समस्या उस हिस्से में उपजती थी, वहां तो समाधान होना था, उसका समाधान नहीं हो दिया। तो वो एक अजीब सी ऊट पटांग बेसिर पैर की मानसिकता थी, जिसका कोई तर्क नहीं समझ में आता, कोई तथ्य नहीं, कोई समझ में नहीं, तथ्य तो भरे पड़े हैं मगर कोई निष्पत्ति ये नहीं आती कि इससे लाभ क्या होना था, ये क्यों किया गया। तो जिम्मेदार हमारी वो पीढ़ी भी है कि जिसने इसको स्वीकार किया और ऐसे नेताओं को स्वीकार किया। मैं गांधी जी के यौन चरित्र के बारे में आज इतनी बात कहना चाह रहा था कि इन सारी खुराफातों से बना हुआ मानस, इससे सेनापतित्व की उम्मीद करनी गलत थी। ये चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकता था, ये चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर सकता था, ये खांडे के जवाब में खांडा नहीं चला सकता था। ये स्त्रैण मानसिकता थी, कायर मानसिकता थी, इसके बस में ये आपको और मुझे, हमारे पूर्वजों को दबा सकते थे। ये मंदिरों में कुरान की आयतें पढ़वा सकते थे, ईश्वर अल्लाह तेरू नाम कह सकते थे, किसी मस्जिद में गीता की श्लोक नहीं पढ़ सकते थे। एक क्षण के लिए कोई राजी नहीं था। तो उस काल में ऐसा नेतृत्व बहुत हानिकारक था, जिसका परिणाम हुआ। और गांधी को महान बताने वालों की संख्या ज्यादा, उनको समझना। हाँ रोहित जी, प्रश्नोत्तर चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं। बीए विषय बहुत बड़े पैमाने पर फैल रहा है, और अब से नहीं, मैं इस वक्त 59 वर्ष का हूँ, 60 में मैं अगले साल आ जाऊँगा। मैं 13-14 वर्ष की आयु से तो सार्वजनिक जीवन में हूँ, भागा दौड़ी, मिलना जुलना, ट्रेन में, बस में, गाड़ियों में, प्लेन में, सब सफ़र करते रहे। मुझे आज तक केवल 2 लोग ऐसे नहीं मिले कि गांधी का जिक्र छिड़ाओ, लोगों ने गाली नहीं दी, कोसा नहीं हो गया, निहायत नालायक था। मुझे 2 लोग आज तक, इतने बड़े जीवन में आज तक नहीं मिले जिन्होंने प्रशंसा की हो। ये राज्य की सपोर्ट है,
कि 2 अक्टूबर को अखबार में ऐड दिए जा रहे हैं और वो कुछ स्मृति गान हो रहे हैं, चूंकि गांधी एक ब्लैंक चेक है जिसे कांग्रेस बनाती थी। अब कांग्रेस की खुद की खाट खड़ी होली तो वो ब्लैंक चेक भी डिजॉनर हो गया। वो मतलब ऐसे बैंक का चेक है जिसमें जो बैंक ही ख़त्म हो गया, उसके पास पैसा नहीं है तिजोरी में। तो वो लगातार हो रहा है और इसका विरोध राजसत्ता को करना चाहिए कि जब प्रजा जो पत्रकार जगत दबाता है तो धमकाइए, पढ़ के बात कीजिए कि ये तथ्य हैं, बताओ। आखिर ये प्रश्न तो अगर कोई कहता है कि बापू राष्ट्रपिता, तो कोई पलट के पूछेगा ना कि राष्ट्रपिता के हो तो देश का विभाजन कैसे हो गया। इस व्यक्ति ने कहा था कि मेरी लाश पर विभाजन होगा, किंतु देश के विभाजन का जो अंतिम पाप हुआ है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में स्वीकृति आई है और गांधी ने भाषण देके कांग्रेस वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव गिर गया था विभाजन का, उसको स्वीकार कराया। जिन्होंने स्वीकार किया वो भी पापी हैं, मगर महापाप इन्होंने किया। तो पलट के तो पूछेंगे राष्ट्रपिता किधर से भाई, कोई कारण तो होगा। लाखों लोग मारे गए, 40 लाख से अधिक हत्याएं हुई, करोड़ों का स्थानांतरण हुआ, इधर से उधर तबाह हो गए लोग, इसका पाप किसी के सर तो होगा। तो ये प्रश्न तो पूछा जाएगा। ऋषि जी पूछ रहे हैं क्या गांधी वांटेड डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, इफ यस देन व्हाई। गांधी डोमिनियन स्टेटस की जब बात आई थी तो गांधी ने तो विरोध किया था। मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे थे, स्वीकार कर रहे थे, वो कह रहे थे ले लेना चाहिए। वो कह रहे थे नहीं, इस समय तो कोई दबाव नहीं दिया जा सकता, युद्ध का समय है, अंग्रेज फंसे हुए हैं, हम ऐसा नहीं करते, ये तो अनुचित बात हो जाएगी, ये तो दबाव होगा, लेन देन की बातें होगी, हम इंतजार करते हैं, बाद में देखा जाएगा। बाद में उन्होंने अंग्रेजों ने जीप दिखा दी, भगा दिया। तो ये डोमिनियन स्टेटस तो उन्होंने विरोध किया था। देवाशीष मिश्रा जी पूछ रहे हैं सर, सामान्य लोग अपने कुकर्मों को आमतौर पर छुपाते हैं, फिर ये मोहनदास अपनी पुस्तकों में अपने बारे में इन बातों का खुलासा क्यों करते थे? प्रयोग तक तो फिर भी ठीक है, उनके प्रचार प्रसार की क्या आवश्यकता थी? देखिए, एक तो ये वकालत का वो काम है, कोई ऐसी चीज जिसका पता चलने से आप ब्लैकमेल हो सकते हैं। वकील से पूछे तो वो कहेगा कि इतने लोगों को बता दो कि ब्लैकमेल की गुंजाइश न रहे। तो किसी कुकर्म के बारे में सार्वजनिक चर्चा में आ जाना, ये ले लेना। गांधी इन कामों के बारे में कोई प्रचार थोड़ी कर रहे थे, मगर करते कहाँ? आश्रम में। आश्रम में तो और लोग भी थे। आखिर नहाने जाएंगे, स्नान करेंगे, महिलाओं के साथ नग्न सोएंगे, वो भी ऐसे कमरे में जिसमें और लोग भी देख सकते हैं, तो पता तो लगेगा। 72 वर्ष, 74 वर्ष, 75 वर्ष की उम्र में ब्रह्मचर्य चेक करना चाहते हैं गांधी। 75 वर्ष के किसी बुढ़े को ब्रह्मचर्य चेक करने की जरूरत है? इसका मतलब उसकी खोपड़ी में गड़बड़ भरी हुई है। गांधी ने स्वयं कहा है कि मुझे मेरे सपनों से काम वासना नहीं जाती, मुझे स्वप्न दोष हो जाता है। स्वाभाविक है, उनकी पत्नी उनके साथ थी, ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? तो वो जाहिर कर देने भर से वो चूंकि जाहिर हो गया और उस पर लोगों ने पत्र लिखे तो गांधी ने उसका जवाब दिया। मगर गांधी पीछे नहीं हटे। बाद में जब मनु का किस्सा आया और वहां लोगों ने एतराज किया तो गांधी और मनु ने ठमठमाहट जाहिर की, संकोच जाहिर किया, तब गांधी पीछे हट गए। अगर ये सत्य के प्रयोग थे तो गांधी को मनु को कन्विंस करना था, नहीं किया। जब सार्वजनिक जीवन में बात आ गई तो गांधी पीछे हट गए थे। जी। भारत विचार, खिलाफत मूवमेंट को उस समय किसने फंड किया? अरब देश में तो ऑयल था नहीं। खिलाफत मूवमेंट को फंड करने के लिए बाहर की जरूरत कहां थी? खिलाफत मूवमेंट भारत में चल रहा था, अरबों ने नहीं चलाया था। अरब तो उसके खिलाफ थे। अरब तो बेसिकली तुर्की के गुलाम थे। वो खिलाफत का समर्थन थोड़ी कर रहे थे, वो तो खिलाफत के खिलाफ थे, उसके टुकड़े करना चाहते थे। खिलाफत टूटी, तुर्की का साम्राज्य टूटा, तो ये जितने देश बने, ईरान, इराक, तुर्की वगैरह, ये सऊदी अरब इत्यादि, ये सब उसी का तो हिस्सा हैं। तो अरब काहे को फंड करते? अरब तो उसके खिलाफ थे। अंग्रेज यहाँ से वायसराय उनसे मिलने गया था और इलीगल के 2 शिक्षक गए थे जो अरबी में अंग्रेजी ट्रांसलेशन करते, तब उन लोगों ने इसको हवा दी थी। तो अरब तो उसके खिलाफ थे। भारत में लखनऊ में एक स्कूल है, फिरंगी महल है, वहां पर उसके लोग थे इसके पीछे, उन्होंने स्टार्ट किया था आंदोलन। भारत से हुआ था, अरब से नहीं हुआ था खिलाफत के पक्ष लेना। खिलाफत के तो खिलाफ थे वो लोग, तो तोड़ रहे थे उसको। राष्ट्रपिता
मनु कपिल जी पूछ रहे हैं, राष्ट्रपिता गांधी नहीं, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी होने चाहिए। महात्मा गांधी वॉज हिंसक प्राणी, ही सपोर्टेड ब्रिटिश इन वर्ल्ड वॉर एंड गॉट किल्ड इंडियन पीपल। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनु कपिल साहब। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इनको कैसरे हिंद का पदक मिला अंग्रेजों की तरफ से भर्ती कराने की वजह से, और ये जो नर्स बनकर सेवा की थी गांधी ने, उसके कारण। ये बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। मगर ये अहिंसा की धारणा पर मैं सहमत नहीं हूँ। दशमेश पिता की धारणा अहिंसा की नहीं थी, और वो पूरी तरह से वीरता की धारणा थी। दीपेंद्र सिंह जी, क्या प्रेजेंट गवर्नमेंट भी वही गलती नहीं कर रही है जो नेहरू गवर्नमेंट ने की थी, हिंदूज के लिए स्टैंड नहीं ले रहे? मुझे लगता है ये इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस। वो उसका कारण है, देखिए आज से 2 साल पहले किसी के ध्यान में था कि धारा 370 हट जाएगी? इसको अनिवार्य कोड़, अनिवार्य नासूर मान के हम चुप रहते थे, किसी के ध्यान में नहीं था, मगर हटी। 3 तलाक के खिलाफ बिल आएगा, कोई सोच सकता था? बाबरी ढांचे के ध्वंस होने से पहले, बल्कि ध्वंस होने के बाद भी किसी को अंदाजा था कि राम जन्मभूमि का मार्ग प्रशस्त होगा? प्रशस्त हो रहा है। अपेक्षित गति नहीं है, हम जो चाहते हैं उतनी गति नहीं है, और मैं भी आपके साथ हूँ इस मामले में। मुझे लगता है और अधिक गति होनी चाहिए। मगर एक बात ध्यान रखें, मैं कई बार गांधी के पक्ष से भी सोचता हूँ। गांधी की अहिंसा और हिंसा टूल है। हम कहीं जा रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, हमारी गाड़ी रास्ते में किसी 4 लोगों ने रोक ली, उनके पास राइफल्स हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, और उन्होंने मेरी गाड़ी रोक के मेरे पर बंदूकें तान दी। तो उस समय मेरा टूल वीरता नहीं हो सकता, मारा जाऊंगा। तो कि भाई जो कुछ है मेरे पास ले लो और मुझे जाने दो। तो गांधी ने जो अहिंसा की बात की, वो शायद उनकी उस काल की व्यवस्था भी थी, क्योंकि भारत तैयार था क्या जूझने के लिए? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बड़े पैमाने पर सावरकर जी जैसे लोगों ने दौरे किए हैं, सेना में हिंदुओं की भर्ती कराई है। अगर सेना में हिंदुओं की भर्ती नहीं हुई होती तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो 1947 पार्टीशन हुआ है, बलूच रेजिमेंट ने बुरी तरह से हिंदुओं को मारा है। भारत भर में इस्लामी जत्थे होते हथियारबंद। तो गांधी ने उस टूल का इस्तेमाल किया। एक प्रश्न आपसे, लोहा है आपके पास? यदि नहीं है तो जूझेंगे कैसे? पुलिस के बूते, सेना के बूते, जिसकी संख्या 25-30 लाख भी नहीं है। क्या ये लड़ाई उनके बस की है? ये लड़ाई मेरे आपकी है। तो उसके लिए आज आप तैयार हैं क्या? ये प्रश्न पूछने के साथ इसकी देखिए कि आपके सारे देवता शस्त्रधारी हैं। हमारा एक त्योहार है विजयदशमी, जिस दिन हम शस्त्रों की पूजन करते हैं, मगर पूजन करने के लिए हमारे पास सब्जी काटने वाला चाकू तो होता नहीं। वीरता कहां से आएगी महाराज? वीरता का प्रकटीकरण शस्त्रों से होता है। उसके लिए सन्नद्ध हैं आप? इस प्रश्न का उत्तर मत दीजिए, स्वयं सोचिए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है और जहां जहां आप पहुंचा सकते हैं, स्वयं पूछिए। एक प्रश्न आया था, वो उड़ गया। हाँ नहीं, वही था जो आप जिसका उत्तर दे रहे थे, वही था। ज्ञानेंद्र जी आपका आभार है बहुत बहुत। अजेंद्र चौरसिया जी, कोई ऐसा नहीं है जो अंग्रेजी की किताबों को हिंदी में छपवाए? निवेश जी का महाभारत वॉर की बुक लाया, लगता है जीवन का आधा हिस्सा इसी को पढ़ने में गुजर जाएगा। ये प्रश्न इससे जुड़ता नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी अंग्रेजी की किताबें हिंदी में ट्रांसलेटर चाहिए होगा उसके लिए। अजेंद्र जी, मुझे लगता है कि माध्यम बदल रहे हैं। आज हम लोग ये बात कर रहे हैं